हेलो स्टूडेंट्स, मी महेश और आज हम पढ़ने वाले हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का ये चैप्टर हम यहाँ पे 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो देखो, आपने पीरियोडिक टेबल तो देखा होगा, राइट। पीरियोडिक टेबल में 118 प्लस एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे बना दिया है। आपने कार्बन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, राइट। कार्बन की एक सेपरेट ब्रांच बना दी, कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी बहुत से एलिमेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, लिथियम था। इनका किसी का भी चैप्टर नहीं बना है, लेकिन हाइड्रोजन का एक सेपरेट चैप्टर क्यों बना दिया है यहाँ पे? देखो, हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तो हाइड्रोजन ही होता है। और आप अगर कार्बन की फैमिली के बारे में देखो, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखो, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था हाइड्रोकार्बन्स में? वहाँ पे हमने देखा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, राइट। अल्केन में देखा था अल्किन, अल्काइन, जो भी, मतलब ये सारे टाइप्स हमने वहाँ पे स्टडी किए थे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी, वहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो डेफिनेटली आता था, राइट। अगर मीथेन में आप देखो तो मीथेन में एक कार्बन होता है, लेकिन उसके साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? उसके साथ 4 हाइड्रोजन वहाँ पे होते हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और उस चैप्टर का नाम ही क्या था? उस चैप्टर का नाम ही था हाइड्रोकार्बन, राइट। इसका मतलब हाइड्रोजन का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब देखो, थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर हम जाए तो हाइड्रोजन नाम किस तरह से आया। देखो, हाइड्रोजन नाम क्यों आया और किस तरह से आया। हाइड्रो हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर। और जन जन मतलब जनरेशन, मतलब प्रिपरेशन। जन मतलब जनरेशन, वाटर जनरेशन। इसकी वजह से हाइड्रोजन नाम यहाँ पे इस एलिमेंट का यहाँ पे आ गया। H2O का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? ये होता है H2O का फॉर्मूला H2O। देखो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। हमारी अर्थ में कितना वाटर होता है? 71%। इस तरह से, राइट। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किन किन चीज़ों में हाइड्रोजन यहाँ पे पाया जाता है? देखो, सोलर जो एटमॉस्फेयर, सूरज का जो भी एटमॉस्फेयर होता है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट होता है, वो हाइड्रोजन होता है। और छोटे छोटे प्लैनेट्स देख लो, जुपिटर, सैटर्न, इस तरह से जो भी प्लैनेट्स होते हैं, उनमें भी ज़्यादातर हाइड्रोजन ही पाया जाता है, जो कि लाइट वेट का होता है, ठीक है ना। ओके। या भी कोई भी हम प्लांट टिश्यू देखें या फिर एनिमल टिश्यू देखें, उसमें हाइड्रोजन होता है। किस तरह से? देखो, हम कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता ही होगा। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH2O, ठीक है ना। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अगर एक कार्बन हो तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हम अगर लें तो ग्लूकोज आपको पता ही होगा। ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो 6 कार्बन, उसके साथ 12 हाइड्रोजन। इसकी वजह से भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस हाइड्रोजन की बढ़ जाती है। उसके बाद प्रोटीन्स में भी हाइड्रोजन होता है। किस तरह से? प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या? RCH, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे NH2। देखो, ये तो हो गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अगर अमाइनो एसिड का ऐसा ही मतलब पॉलीमर हम बना दे तो प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना। प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है, राइट। और ये स्ट्रक्चर होता है अल्फा अमाइनो एसिड का। इसका अगर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या फिर एक 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 के हम जोड़ते जाए तो इससे ही प्रोटीन बनता है। देखो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2, और यहाँ पे 4, ज़्यादातर 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब अमाइनो एसिड्स में भी हाइड्रोजन पाया जाता है और प्रोटीन्स में भी हाइड्रोजन यहाँ पे पाया जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से हमें हाइड्रोजन आज यहाँ पे पढ़ना है। देखो, इट हैज़ सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। किस तरह से उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? अब देखो, ये होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में पाया जाता है और एक प्रोटॉन अंदर होता है। ये होता है हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है ना। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हम हाइड्रोजन गैस के बारे में अगर देखें या फिर कोई भी गैस हम कंसिडर करें तो हम H2 गैस कहते हैं, राइट। H2 गैस, इस तरह से हम लिखते हैं। तो हाइड्रोजन जनरली डायटोमिक फॉर्म में ही पाया जाता है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इट प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये तो हमने पहले देख लिया। प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है।
अब इसके बाद हम देखने वाले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो तो उसमें हाइड्रोजन हम जनरली अल्कली मेटल्स के ऊपर लिखते हैं, राइट, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जनरली ऊपर लिखते हैं, लेकिन उसको हम एस ब्लॉक में भी कंसिडर नहीं करते, उसको हम फर्स्ट ग्रुप में भी कंसिडर नहीं करते, उसको हम स्पेशल पोजीशन वहाँ पे उसको रखते। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, हाइड्रोजन जनरली अल्कली मेटल्स और हैलोजन्स के तरह प्रॉपर्टीज दिखाता है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। अल्कली मेटल्स का किस तरह से होता है? अल्कली मेटल्स का होता है n-s1, ठीक है। मतलब ये किससे रिजेंबल कर रहा है? ये अल्कली मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखें, मैंने क्या किया, मैंने 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? 1s2 कर दिया। अब ये 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2 होता है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और हीलियम क्या होता है? हीलियम होता है नोबेल गैस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम हैलोजेंस में सेम ऐसा करते हैं। हैलोजेंस में अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन का एग्जांपल लिया तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। इस 2p5 में एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 2p6। और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? ये होता है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब हाइड्रोजन सेम प्रॉपर्टीज दिखा सकता है हैलोजेंस की तरह, राइट। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसका कन्वर्जन नोबेल गैस में हो सकता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू अल्कली मेटल, राइट। उसके बाद बाय एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट कैन अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो गई। अब उसके बाद लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन। देखो, अल्कली मेटल्स हमें जनरली पता है कि अल्कली मेटल्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होती है, राइट। अब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर ऑर्बिटल में, आउटर जो ऑर्बिटल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिथियम भी देखो, सोडियम देखो, पोटेशियम देखो, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाकर स्टेबल होते हैं। ये तो बात यहाँ पे हो गई। उसी तरह उनका क्या कहना है कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अगर हम अपना लूज करे तो वो यूनी पॉजिटिव आयन बना सकता है। अब जनरली हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता, तो आगे पढ़ने वाले हैं आगे किस तरह से होने वाला है। और उसके बाद गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी निगेटिव आयन, राइट। अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो यूनी निगेटिव आयन भी बन सकता है। मतलब इस स्टेज में अल्कली मेटल्स में वो H+ दे सकता है और हैलोजेंस की तरह वो H- भी बना सकता है। इस तरह से वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है। अब इसके बाद इट कैन फॉर्म ऑक्साइड्स, हेलाइड्स एंड सल्फाइड्स लाइक अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की तरह वो ऑक्साइड्स भी दिखा सकता है, वो हेलाइड्स भी दिखा सकता है और वो सल्फाइड्स भी दिखा। अब इनका हम अगर एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, लिथियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, उसी की तरह हम ले सकते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। इस तरह सल्फाइड्स वो बना सकता है। सॉरी, यहाँ पे Li2S होगा, यहाँ पे Na2S होगा। इस तरह से लिथियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, राइट। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिथियम ऑक्साइड का भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं Li2O, Na2O। उस तरह से हम H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या फिर हम यहाँ पे H2O भी ले सकते हैं, H2O, राइट। उसके बाद हेलाइड्स को किस तरह से, हेलाइड्स होता है LiCl, NaCl। उसी की तरह हम HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, राइट। इस तरह से वो क्या कर सकता है, ऑक्साइड भी बना सकता है, हेलाइड्स भी बना सकता है और सल्फाइड्स भी वहाँ पे प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद हैलोजन को मतलब हैलोजन की प्रॉपर्टी अगर हम देखें, कैन फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्राइड्स। देखो, हैलोजन की तरह हाइड्रोजन हाइड्राइड्स भी बना सकता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्राइड्स, राइट। अब हम हाइड्राइड्स के बारे में आगे देखने वाले, लेकिन उनका कहना ये था कि यहाँ पे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल बना सकता है। किस तरह से? वो H2 बना सकता है, जैसे कि F2 बन सकता है, Cl2 बन सकता है, Br2 बन सकता है और I2 बन सकता है। उनकी तरह ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे हैलोजेंस की तरह भी यहाँ पे दिखा रहा है। और लास्ट, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कम से कम एनर्जी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होगा
उसको रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली कहते हैं। देखो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको निकालने के लिए, राइट, उस लास्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपने अगर पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे हो तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में जनरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, राइट। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन हो जाता है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बिल्कुल हैलोजेंस की तरह दिखा रहा है। ओके, आप यहाँ पे पूरे सब प्रॉपर्टीज देख सकते हो। देखो अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है और हैलोजेंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इससे अलग एक हाइड्रोजन प्रॉपर्टी दिखाता है कि हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज जो होती है ना वो बहुत कम होती है, वो बहुत स्मॉल हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। इसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि हाइड्रोजन को ना तो अल्कली मेटल्स में रखा और ना ही हैलोजेंस में रखा, उसकी एक अलग मतलब उसको एक अलग यहाँ पे जगह वहाँ पे दे दी, उसको हम जनरली सेपरेट ही कंसिडर करते, राइट। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो आइसोटोप्स मतलब क्या, आइसोटोप की सिंपल डेफिनेशन होती है, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट। देखो आइसोटोप मतलब एलिमेंट्स तो सेम ही रहता है। आपने कार्बन के आइसोटोप देखे, कार्बन 12, कार्बन 13 या फिर कार्बन 14, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर का चेंज होता है, राइट। प्रोटॉन नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर चेंज होकर उसका मास नंबर चेंज होता है। तो देखो सिंपल डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इस तरह से आइसोटोप की डेफिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम मतलब हम जनरली हाइड्रोजन जो भी यूज़ करते हैं वो प्रोटियम का ही होता है, उसका अबंडेंस सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हम 1 बाय 1 यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो प्रोटियम, ठीक है। अब ये प्रोटियम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वैसे तो सभी हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर एक ही होते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी सेम एक ही इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन भी एक ही रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन में यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैं दिखाता हूँ, दूसरा पेन लेता हूँ, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन 1 1 1, ओके। प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, 1 1 1। न्यूट्रॉन ओके, न्यूट्रॉन 1 2 और 3। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन में मतलब ये जो प्रोटियम होता है उसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम मास नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो भी वैल्यू होती है उसको मिलाकर हम मास नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम वही करेंगे, मास नंबर को कैलकुलेट करेंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 + 0 1, यहाँ पे 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो इस तरह से तीनों स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के, ओके। तो इनमें ये डिफरेंस यहाँ पे होता है। प्रोटियम का हम 1H1 में डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम D भी दिखा सकते हैं या फिर 2H1 इस तरह से दिखा सकते हैं, ट्रिटियम को हम T दिखा सकते हैं या फिर 1H3 इस तरह से भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ओके। तो इतनी बातें आप समझ लो कि हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ड्यूटेरियम जो होता है उसका अबंडेंस होता है 0.0156%। ये याद रखने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आप समझ लो कि ड्यूटेरियम का जो अबंडेंस होता है वो होता है 0.0156% और प्रोटियम का मतलब हमारे जो मेन हाइड्रोजन यहाँ पे होता है उसका अबंडेंस जनरली 99.98% अबंडेंस यहाँ पे होता है,
और ट्रिटियम बहुत ही निग्लिजिबल यहाँ पे होता है, ट्रिटियम 10⁻⁻15%, मतलब बहुत ही निग्लिजिबल। और ट्रिटियम जनरली रेडियो एक्टिव भी होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन का प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये प्रिपरेशन और जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन इस तरह से जो होता है ना, वो जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछते, मतलब इसमें मोस्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे सीधे आपको यहाँ पे पता चलूँगा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में किस तरह से रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ HCl इट गिव्स H2। उसके बाद रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एक्वियस अल्कली इट गिव्स H2। यहाँ पे देखो जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन HCl के साथ किया तो Zn2 प्लस H2, ये रिएक्शन यहाँ पे हो गई। अभी Zn2 प्लस किसके साथ आता है, ZnCl2 का यहाँ पर प्रिपरेशन होता है। ओके, उसके बाद जिंक प्लस ट्वाइस NaOH इट गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। अब ये Na2ZnO2 को जनरली हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम सोडियम जिंकेट। उसके बाद आप स्क्रीन पे देखो कमर्शियल प्रोडक्शन में, अब ये जनरल देखो स्टेट बोर्ड का ही, इसकी वजह से मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ता हूँ और आप 1 by 1 समझ सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज हाइड्रोजन, ट्वाइस H2 एरो पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, उससे क्या बनता है, उससे ट्वाइस H2 प्लस O2 बनता है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, हाई प्योरिटी हाइड्रोजन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिंग ओम एक्वियस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड से हुआ है सेकंड। उसके बाद थर्ड, इट इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे नीचे रिएक्शन दी हुई है वो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट यील्ड्स हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से आप कमर्शियल प्रोडक्शन और लेबोरेटरी प्रिपरेशन याद रख सकते हो। थोड़ा सा कंटेंट है, लेकिन आपको ये स्टेट बोर्ड के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछते। अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। देखो दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो होता है कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, स्मेल भी नहीं आती, टेस्टलेस, उसका कोई भी टेस्ट भी नहीं होता, कंबस्टिबल गैस, राइट, ज्वलनशील गैस, लाइटर देन एयर, ये पहले हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लाइटर होता है, लाइटर देन एयर, और इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में वो इनसोल्यूबल जनरली होता है। ये हो गए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अब हम ये पहले देख चुके हैं कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो जनरली अपने बॉन्ड को तोड़ता नहीं है, फिर भी उसके कुछ रिएक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो हाइड्रोजन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करता है, या फिर कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। पहली बात, फर्स्ट, लॉस ऑफ द ओनली इलेक्ट्रॉन टू गिव H+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ H+। देखो अगर उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अगर लॉस कर दे तो H+ का फॉर्मेशन करके यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है। उसके बाद सेकेंड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H-, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके वो H- का भी फॉर्म कर सकता है, इस तरह से भी वो रिएक्शन कर सकता है। या फिर थर्ड टाइप, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो कोवैलेंट बॉन्ड का प्रिपरेशन कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, उसके बाद H+ का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, उसके बाद H- का फॉर्मेशन करेगा, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अगर कर दे तो वो कोवैलेंट बॉन्ड को वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। इसी के बेस पे यहाँ पे आप रिएक्शंस नीचे देख सकते हो। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, H2 + X2 गिव्स 2HX। ओके, यहाँ पे देखो H2 डाइहाइड्रोजन, X2 मतलब कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा दो, H2+, फॉर एग्जांपल Cl2 इट गिव्स 2 HCl, इस तरह से रिएक्शन होती है। उसके बाद सेकंड, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, H2
ट्वाइस H2 प्लस O2 इट गिव्स ट्वाइस H2O। बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन हुआ है किसका, वाटर का, जो हमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन, थ्राइस H2 प्लस N2 इट गिव्स ट्वाइस NH3। अब ये भी रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरली हैबर्स प्रोसेस में यूज़ किया जाता है और इससे अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। और अमोनिया जनरली इंपॉर्टेंट है। अमोनिया किस किस चीज़ में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा अमोनिया का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो भी होते हैं उसमें अमोनिया का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन विथ मेटल्स, H2 प्लस ट्वाइस M इट गिव्स ट्वाइस MH। अब यहाँ पे यम की जगह हम अल्कली मेटल्स कोई भी ऐड कर दें तो ये रिएक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हम अगर ले अल्कली मेटल में मैं H2 प्लस ट्वाइस Li इट गिव्स व्हाट 2LiH। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, यम इज इक्वल टू अल्कली मेटल्स। इसके बाद रिएक्शंस विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। देखो मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन कर ले तो उनको वो जनरली रिड्यूस करता है। देखो रिडक्शन मतलब क्या और ऑक्सीडेशन मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लो। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे आप देखो H2 प्लस PD2 प्लस, PD की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे कितनी, PD की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब पैलेडियम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, पैलेडियम का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन क्या करता है कि मेटल को रिड्यूस करके ये रिएक्शन यहाँ पे करता है, रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। ये भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिडक्शन के रिएक्शन हम देख सकते हैं। जैसे कि अल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्कोहल का प्रिपरेशन हुआ, या फिर एसिड का रिएक्शन करके हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर ईस्टर का रिडक्शन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। इस तरह से जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन है वो जनरली हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन का यूज यहाँ पर होता है। और हाइड्रोजनेशन ऑफ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जनरली निकेल कैटलिस्ट का यूज़ करके हम हाइड्रोजन का मतलब वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करके उससे वनस्पति घी का प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे रिडक्शन की एक और एग्जांपल अगर आप देखो, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मतलब अल्कीन, ठीक है। और हाइड्रोफॉर्माइलेशन, देखो कोई भी वर्ड अगर हमें समझ में नहीं आ जाएगा तो उससे कट करना बीच में से और फिर समझना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के बारे में कुछ होगा, फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्माइल ग्रुप के बारे में कुछ होगा, यानी कि CHO के बारे में कुछ होगा। देखो H2 प्लस CO प्लस ये अल्कीन है यहाँ पे, और इट गिव्स अल्डिहाइड, ठीक है। इट गिव्स व्हाट, अल्डिहाइड। और उस अल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन कर दे, मतलब हाइड्रोजन को अगर हम ऐड कर दे तो उससे क्या बनता है, उससे बन जाता है अल्कोहल। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद हमने डाइहाइड्रोजन, अब ये क्या है, डाइहाइड्रोजन का यूज़ किस में होता है। हमने तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। अब इसका एक्चुअल यूज़, एक्चुअल एप्लीकेशन अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, फर्स्ट it used to synthesize ammonia which is used to manufacturing nitric acid and nitrogenous fertilizer। देखो आपने अगर खाद की कोई भी गोनी या फिर खाद का कोई भी पैकेट अगर देखा हो, आपने बैग्स अगर आपने देखी हो, तो उसमें जनरली किस फॉर्म में होता है, वो वहाँ पे लिखा होता है NPK और नीचे उसका जो भी परसेंटेज या फिर जो भी प्रमाण दिया होता है उस, फॉर एग्जांपल 46 इस तरह से कोई भी प्रमाण होता है, या फिर 23 इस तरह से प्रमाण होता है। उसका मतलब होता है उसमें नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, P फॉर फॉस्फोरस कितना प्रेजेंट है, और K फॉर पोटेशियम कितना प्रेजेंट है। इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये नाइट्रोजन को बनाने के लिए
इस डाइहाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। हमने कहाँ देखा था, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था जिसे हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है पहला यूज डाइहाइड्रोजन का। अब इसके बाद सेकेंड, ओके, H2 used in manufacture of वनस्पति fat by hydrogenation of vegetable oils like soybean, cotton seeds, etc. यहाँ पे ये देखो, हाइड्रोजन का यूज वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करने के लिए होता है। वेजिटेबल ऑयल्स किस तरह से, सोयाबीन ऑयल हम देखते हैं, उसके बाद कॉटन सीड से भी ऑयल बनाया जाता है, वो भी हम देखते हैं। उसका कन्वर्जन घी में या फिर तुप में करने के लिए, राइट, घी में, डालडा तुप आप देखते होगे पैकेट घर में इधर उधर तो पड़े होते हैं, डालडा तुप में करने के लिए, राइट, मतलब घी में करने के लिए इस प्रोसेस का या फिर डाइहाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद थर्ड, H2 यूज टू मैन्युफैक्चर मेनी ऑर्गेनिक केमिकल्स, एग्जाम्पल मिथेनॉल। मिथेनॉल का प्रिपरेशन करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फोर्थ, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेस। ओके, कोई भी मेटल्स को कट करने के लिए या फिर वेल्डिंग करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ, इट इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में भी मतलब रॉकेट, आप अगर देखते हो कि हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं बहुत सारे, इसरो जो भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे सैटेलाइट्स आसमान में छोड़ती है, राइट, स्पेस में छोड़ती है। वहाँ पे जो रॉकेट का फ्यूल होता है वो जनरली हाइड्रोजन का बना होता है। ओके, हाइड्रोजन यूज्ड एज अ फ्यूल वहाँ पे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ यहाँ पे हो सकता है। अब इस रॉकेट फ्यूल के बारे में हम लास्ट में उसका एप्लीकेशंस थोड़ा सा खुल के, मतलब उसमें थोड़ा सा पढ़ने वाले, ओके, तो हम लास्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्स्थ, हाइड्रोजन यूज्ड इन फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी फ्यूल सेल्स में भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ये 6 यूजेस आप लिख सकते हो। अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले हाइड्राइड्स। देखो, हाइड्रोजन अगर कोई भी एलिमेंट के साथ अगर अपना बाइनरी कंपाउंड बना दे तो उसे हम जनरली हाइड्राइड्स कहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, डाइहाइड्रोजन फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विथ एनी एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से, EHX, ई मतलब कोई भी एलिमेंट, H मतलब हाइड्रोजन और X मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। फॉर एग्जाम्पल MgH2, और EMHN, ई मतलब एलिमेंट, M मतलब नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, H मतलब हाइड्रोजन और N मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, B2H6। इससे भी हम हाइड्राइड्स को दिखा सकते हैं, वेयर E इज इक्वल टू एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो, हाइड्राइड्स के 3 टाइप्स पढ़ते हैं। ओके, वो 3 टाइप्स किस तरह से होते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा हम डीपली स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं, और वो आपको स्टेट बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप 3 टाइप्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से, फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड। यहाँ पे पहला टाइप होता है आयोनिक हाइड्राइड, और जिसे हम कह सकते हैं सलाइन हाइड्राइड, और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। यहाँ पे और लिख लो, और ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। उसके बाद सेकेंड, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ये हो गया सेकेंड टाइप। उसके बाद थर्ड टाइप होता है मेटेलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। इस तरह से ये 3 टाइप्स होते हैं हाइड्राइड्स के। अभी इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले। देखो,
इसमें सबसे पहला टाइप कौन सा आता है? इसमें सबसे पहला टाइप आता है आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स फॉर्म विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो भी हाइड्राइड्स का प्रिपरेशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सलाइन और आयोनिक हाइड्राइड। देखो अल्कली मेटल आपको पता ही होगा, अल्कली मेटल जनरली आयोनिक कंपाउंड से बनाता है, राइट। अब इनके साथ जो भी हाइड्रेट्स प्रिपेयर, जो भी हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन जो भी रिएक्शन करेगा उनसे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो जनरली आयोनिक हाइड्राइड ही होता है। उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं LiH, BeH2 एंड MgH2, राइट। अब आयोनिक हाइड्रेट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहले तो वो क्रिस्टलाइन होता है, राइट। क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल होता है एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वो उसे हम मेल्ट कर दे तो मेल्ट्स उसका जो भी मेल्टिंग करने के बाद उसका जो भी मटेरियल बनेगा या फिर जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसके बाद सलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। अब यहाँ पे सलाइन वर्ड क्यों लिया मैंने? देखो सलाइन आयोनिक ये दोनों एक ही है, राइट। यहाँ पे आयोनिक भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। आयोनिक हाइड्राइड्स और सलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। वाटर के साथ वो वायलेंटली जनरली रिएक्ट करते हैं। देखो हमने सोडियम के एग्जाम्पल तो हमने देखा ही है, राइट। सोडियम हम क्या करते हैं? सोडियम मेटल अगर लैब में पड़ा हो तो हम लेकर अगर वाटर में उसे डाल दें तो वो जनरली वायलेंटली तो रिएक्ट होता है, मतलब क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा वो स्पोर्ट करता है या फिर वहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शन होकर वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पे दिखाता है, राइट। उसी की तरह सोडियम हाइड्राइड का अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर दे तो वो भी सेम वायलेंट रिएक्शन वहाँ पे दिखा सकता है, ओके। LiH इज यूज टू सिंथेसाइज अदर यूजफुल हाइड्राइड्स। देखो LiH एग्जाम्पल है आयोनिक हाइड्राइड का और वो इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। अब वो कौन से देखो यहाँ पे रिएक्शन आपको नीचे दिख रही होगी। 8 LiH प्लस Al2Cl6 इट गिव्स 2 LiH4, 2 LiAlH4 प्लस 6 LiCl, और एक है 2 LiH प्लस B2H6 इट गिव्स 2 LiBH4। देखो ये LiAlH4 है ना, जनरली ऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं, उसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो कीटों का कन्वर्जन अल्कोहल में कर सकता है, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन, बहुत सारे रिएक्टेंट्स को रिड्यूस करने का काम ये LiAlH4 करता है। सेम LiBH4 का भी काम उससे सेम ही होता है, ओके। इसका मतलब LiH जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट को बना सकता है। ये सिंपल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पूरा आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स यहाँ पे देख लिया। देखो यहाँ पे अब याद क्या क्या रखना है, ये तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। एस ब्लॉक एलिमेंट, अभी एस ब्लॉक एलिमेंट अगर आ जाए तो कोई भी एक एलिमेंट ले दो उससे, मतलब अल्कली मेटल से कोई भी एक अल्कली मेटल लेना है, LiH लिखना है। अगर आप सेकंड ग्रुप से लेते हो तो BeH2 या फिर MgH2 इस तरह से आपको लिखना है, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे। और एक कैरेक्टरिस्टिक 2-4 आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये नीचे की एक आध रिएक्शन अगर आप याद रख लो तो स्टेट बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पे हो सकता है। अब इसके बाद हम सेकंड टाइप स्टडी करने वाले कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब यहाँ पे देखो कंपाउंड्स विथ P ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, कंपाउंड्स विथ P ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो CH4 NH3 H2O HF। इस तरह से कोई भी कंपाउंड अगर कोई भी डाइहाइड्रोजन अगर कोई भी P ब्लॉक के कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करें तो उससे हम कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहते हैं, ओके। अब इस कोवेलेंट हाइड्राइड्स के भी 3 टाइप्स पड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोवेलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के 3 टाइप्स। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। इस तरह से ये होते हैं 3 टाइप्स। अब देखो 1 बाय 1 हम 3 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें फ्लो चार्ट बनाना सीख लो। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बनाने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। देखो आपको जनरली स्टेट बोर्ड में अगर लिखना हो
तो आपको 1 बाय 1 लाइन्स लिखते हुए चलना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स बन सकती है। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स, दिस टाइप्स आर गिवन बिलो। देखो एक लाइन तो ऐसे हो गई, राइट। फर्स्ट टाइप इज, इस तरह से आपको बढ़ाना है ना। स्टेट बोर्ड में आपको ऐसे करना पड़ता है, स्टेट बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना पड़ता है। उसकी वजह से आपको ये टाइप मतलब स्टेट बोर्ड में ये भी हेल्प करेगा। और या फिर आपको एमसीक्यू मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दो तो आप जनरली एमसीक्यूज होते हैं, और उन एमसीक्यूज में चीज़ें अगर याद रखनी हो तो वहाँ पे लाइंस बिल्कुल ही याद नहीं रहते हैं। आप अगर बुक में देखो और बुक में वो सारा पढ़ते हुए चलो, 1 बाय 1 लाइन पढ़ो रटो कुछ भी करो, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में वो एग्ज़ाम के समय याद जल्दी नहीं आ जाता है, ठीक है ना। लाइन्स हमें याद नहीं आ जाती है। इसकी वजह से जनरली आप कोई भी चैप्टर अगर लो तो उसका फ्लो चार्ट बनाना सीख लो। देखो यहाँ में मैंने किस तरह से मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स का फ्लो चार्ट बनाए, उसी तरह से आप कोई भी चैप्टर हो हम किसी भी पॉइंट का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ही मतलब थियोरेटिकल पॉइंट है, इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा। देखो हमारा माइंड जो होता है ना, वो ज़्यादातर विजुअल जो थिंग्स होती है ना वो एक्सेप्ट इजीली करता है। इसकी वजह से आप देखो यहाँ पे मैंने विजुअल थिंग्स क्रिएट करने के लिए देखो कलर से भर दिया या फिर कलरफुल बना दिया है, राइट। इस तरह से आप क्रिएटिव होकर थोड़ी सी चीज़ें अगर करो तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन बाद में रिवीजन करते समय ये बिल्कुल आपको बेनिफिशियल मतलब हेल्प आपको करेगा। देखो 3 टाइप्स मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स के, पहला टाइप होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में यहाँ पे ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में लेस इलेक्ट्रॉन्स, नाम से पता चल रहा है लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में एज इट इज जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच में एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरली हमें देखने को मिलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट जनरली ग्रुप 13 हाइड्रेट्स बनाता है। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बोरॉन फैमिली जो भी होती है वो ग्रुप 13 में आ जाती है, राइट। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इस तरह से, ओके। तो बोरॉन फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हमें अगर नजर आए तो जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ही होते हैं। देखो इस BH3 का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूँ तो ये होता है बोरॉन, और बोरॉन के लास्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 1s2 2s2 2p1 2s2 2p1, ये होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है कितने, ये बन जाता है BH3 का स्ट्रक्चर। अब इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास यहाँ पे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आ जाता है, ओके। और जिससे हम क्या कहते हैं, उसी को हम लेविस एसिड भी कहते हैं। देखो लेविस एसिड और लेविस बेस का डिफरेंस भी समझ लो। लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और लेविस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, ओके। जो एक्सेप्ट करता है मतलब जिसके पास डिफिशियंसी होती है वही तो एक्सेप्ट करेगा, वही तो लेविस एसिड यहाँ पे होगा। ये होगा BH3 का स्ट्रक्चर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में वो जनरली ग्रुप 14 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उसका एग्जाम्पल होता है CH4 SiH4। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 1s2 2s2 2p2 2s2 और 2p2, ये होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। और एक एक हाइड्रोजन अगर ऐड कर दे, एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाता है अपने, ओके। तो इस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, और कोई भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए 8 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है। ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्रेट्स को बनाता है। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स। देखो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 to 17 मतलब नाइट्रोजन से जो भी फैमिली शुरू होती है, नाइट्रोजन से हैलोजन्स तक जो भी हाइड्रेट्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स को बनाती है। देखो अब हमने इसमें 18 क्यों नहीं लिया, देखो 18 होता है नोबल गैस, और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसकी वजह से 15 to 17 जो भी हाइड्रेट्स बनते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे, क्योंकि उनमें होता है लोन पेयर,
राइट। लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। उसका एग्जांपल NH3 H2 HF। NH3 आप यहाँ देख सकते हो, NH3 एक लोन पेयर एक्स्ट्रा, H2O में 2 लोन पेयर, HF में 3 लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ओके, अब इसके बाद थर्ड टाइप होता है मेटेलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने पहला हाइड्राइड देखा वो एस ब्लॉक के एलिमेंट से बनता है। हमने दूसरा हाइड्राइड देखा यानी कि कोवेलेंट हाइड्राइड, वो पी ब्लॉक एलिमेंट से बनता है। अब बचा कौन सा है? बचा है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। यही है, मेटालिक हाइड्राइड्स डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स से बनता है। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? ग्रुप 3 to 10 जो भी होते हैं ना, वो आ जाते हैं डी ब्लॉक्स में, राइट। सॉरी, 3 to 12 जो ग्रुप्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं डी ब्लॉक में। ओके, तो उनमें से 7, 8 एंड 9 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो तो हाइड्राइड कभी भी फॉर्म नहीं करते, और बाकी के बचे हुए करते। उसमें 6 ग्रुप में जो क्रोमियम होता है सिर्फ वही हाइड्राइड का फॉर्म करता है, बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके नीचे उस ग्रुप में वो बाकी भी नहीं करते। देखो, ये सिर्फ इतना एक्सेप्शन है, बाकी जो भी मतलब 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 10, 11, 12 जो भी एलिमेंट्स होंगे उन ग्रुप्स के, वो हाइड्राइड्स को फॉर्म करते। सिर्फ इतना एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, ये ले H2.87, TiH 1.5 to 1.8। अब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, इसकी वजह से हमने 2.87 इस तरह से लिखा है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक दिखाने के लिए। TiH 1.5 to 1.8, इनमें से आप कोई भी 2-4 एग्जाम्पल्स आप याद रखो तो वहाँ पे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। दीज हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है। हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज मेटल लैटिस इंटरस्टाइसिस। देखो, अब कोई भी मेटल हो तो जनरली वो लैटिस का फॉर्मेशन करता है। लैटिस किससे बनता है? लैटिस यूनिट सेल से बनता है। यूनिट सेल यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से लैटिस जनरली बनता है, और मेटल जनरली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करके लैटिस को बनाता है इस तरह से। और इनमें जो स्पेस होता है वो स्पेस हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करके या हाइड्राइड्स को बनाता है। यहाँ पे देखो, ये जो बीच वाली स्पेस होती है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। इस तरह से हाइड्राइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसकी वजह से इसको इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। इंटरस्टेशियल, उन एटम्स के बीच में या फिर उन यूनिट सेल के बीच में जो भी जगह होती है वहाँ पे हाइड्रोजन अपनी जगह बना लेता है, उसे हम इंटरस्टाइसिस कहते हैं, और उसी को हम इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अब ये यूनिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की होती है, इसकी वजह से क्या होता है? दे शो प्रॉपर्टी ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल पे एब्सॉर्प्शन करने की प्रॉपर्टी की वजह से हाइड्रोजन बहुत सारे एप्लीकेशंस देता है। अब वो कौन कौन से? देखो, हमने रिडक्शन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो देखी है, उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? उसमें हम प्लैटिनम यूज़ करते हैं या फिर पैलेडियम यूज़ करते हैं, राइट। ऑर्गेनिक में हम जनरल देखते हैं इस तरह से जो भी रिएक्शन होती है। अब वो मेटल्स क्या करते हैं? वो इसी तरह से इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाकर उसको स्टोर करते हैं और रिएक्शन में यूज़ करते हैं। दिस प्रॉपर्टी हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम हाइड्रोजन को स्टोर भी कर सकते हैं और उसका यूज़ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हो गए 3 टाइप्स। देखो, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट, फिर से आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से हाइड्राइड्स का पूरा हाइड्राइड्स इसमें कवर करने की कोशिश यहाँ पे करी हुई है। देखो, हाइड्राइड्स कन्वर्टेड इनटू 3 टाइप्स: आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, राइट। आयोनिक हाइड्राइड किससे बनते हैं? एस ब्लॉक। कोवेलेंट पी ब्लॉक से बनते हैं। मेटेलिक डी एंड ए ब्लॉक। आयोनिक हाइड्राइड्स के एग्जांपल LiH, BH2, MgH2। कोवेलेंट हाइड्राइड्स फिर से डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड, इलेक्ट्रॉन रिच। और मेटेलिक हाइड्राइड्स के एग्जांपल LaH 2.87, YbH 2.55, और उन्हें हम जनरली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड ग्रुप 14 और इलेक्ट्रॉन रिच
15 to 17। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट में आ जाता है BH3, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में आ जाता है CH4, इलेक्ट्रॉन रिच में आ जाता है NH3 और H2O। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्राइड्स का फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 11th स्टैंडर्ड का बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल चैप्टर तो यही होगा। मतलब थोड़ा सा थेरोटिकल है और थोड़ा सा डायग्रामेटिकल, हम इसे कह सकते हैं, राइट। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने सिर्फ हाइड्रोजन का इंट्रो देखा, उसके बाद डाइहाइड्रोजन क्या होते हैं, उसके बाद हमने हाइड्राइड्स को देखा, उसके बाद हम पोजीशन किस तरह से लोकेट करते हैं हाइड्रोजन की वो भी देखा, और यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।